India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को अंतरिम राहत नहीं दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ फ्रीज किए गए हैं। कल्पना सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में तलाक हसन समेत कई व्यवस्थाओं को दी गई चुनौती। व्हाट्सएप और ईमेल से वर्चुअल तलाक का विरोध। कोर्ट करेगा 27 अक्टूबर को सुनवाई। सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर रहे अपीलीय न्यायाधिकरणों के फैसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करने पर सहमति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे और उनकी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न निर्देश देने की अपील मांग की गई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक निपटाई गई अपीलों की संख्या का पूरा विवरण उपलब्ध कराए। कोर्ट ने इसी तरह की एक अन्य याचिका के साथ मामले को जोड़ते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रऊफ रहीम ने कहा कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की अपीलों का न्यायाधिकरणों द्वारा तेजी से निपटारा नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अब तक न्यायाधिकरणों ने कितनी अपीलों का निपटारा किया है। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि आयोग ये आंकड़ा उपलब्ध कराएगा। पीठ ने न्यायाधिकरणों से जुड़ी व्यवस्थागत और लॉजिस्टिक समस्याओं की जांच करने पर सहमति जताई, लेकिन स्पष्ट किया कि वो फैसलों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। जस्टिस बागची ने कहा कि इन न्यायाधिकरणों का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुआ है और वे उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं, इसलिए कोर्ट को उनके प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की यदि अपीलों के निपटारे में इसी तरह समय लगता रहा तो अगला चुनाव भी आ जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि यदि देरी की वजह लॉजिस्टिक समस्या है तो उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि केवल अपील दाखिल कर देना किसी याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया का लाभ नहीं देता। कोर्ट जिसने इन न्यायाधिकरणों का गठन कराया है, ये भी देखना चाहता है कि न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी परिणाम कैसे सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान एसआईआर सूची से बाहर किए गए लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। जस्टिस बागची ने कहा कि इस याचिका का दायर नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि राज्य सरकार एसआईआर से बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार कर रही है तो ये अलग कारण है जिसे हाईकोर्ट के समक्ष उठाया जाना चाहिए। याचिका में लंबित अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
इसके अलावा एसआईआर न्यायाधिकरणों के लिए एक समर्पित आधिकारिक वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की गई है, जहां रोजाना की कॉज लिस्ट, आदेश, अधिसूचनाएं, नोटिस, नियम, दिशा निर्देश और अन्य प्रक्रियात्मक निर्देश उपलब्ध कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फ्रीज किए जाने को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट को राहत देने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने संतुलित आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि पार्टी के पास रोजमर्रा के कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएमसी के बैंक खातों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा फ्रीज किए जाने से जुड़ी याचिका भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। ऐसे में मामले के गुण दोष पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि वो दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और मामलों का निपटारा कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या फ्रीज किए गए बैंक खातों से सीमित राशि अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासन को पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुटबाजी के मुद्दे पर जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केवल रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े मुद्दे तक सीमित है। 3 बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति पहले ही अंतरिम आदेश के तहत दी गई है और विशेष अधिकारी के विवेक पर व्यवस्था जारी रहेगी। कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। टीएमसी ने इससे पहले ईडी द्वारा धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत उसके बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फॉर्म यानी कि जीआरईएफ के दिवंगत कर्मचारी मोहन सिंह की विधवा कुलदीप कौर को अतिरिक्त 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। जी हां, मोहन सिंह ने वर्ष 2000 में भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण के दौरान अपने साथियों की जान बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। साथ ही जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुलदीप कौर को उनके पति की मृत्यु की तारीख से ही असाधारण पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राहत को केवल रिट याचिका दायर करने से पहले की 3 सालों तक सीमित नहीं किया जा सकता। मोहन सिंह जीआरईएफ में ओवरसीयर थे और अरुणाचल प्रदेश में करीब 57 किलोमीटर लंबी हेलियांग मेटंगलियांग चांगलोहांगो सड़क के निर्माण कार्य में तैनात थे। 10 जुलाई 2000 को काम की निगरानी के दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर और मलबा निर्माण मशीनरी की ओर तेजी से आ रहा है। उन्होंने डोजर और कंप्रेसर ऑपरेटरों को खतरे की चेतावनी देकर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने मशीनरी और उसमें काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित हटाने में मदद की। इसी दौरान वो पत्थर की चपेट में आ गए और करीब 70 मीटर गहरी घाटी में गिरकर उनकी मौत हो गई। सरकार ने 19 अक्टूबर 2001 को उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सामान्य पारिवारिक पेंशन मिलती रही। साल 2005 में उन्होंने विशेष पारिवारिक पेंशन की मांग की, लेकिन ये कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत 1,84,170 रुपए मिल चुके हैं। साल 2011 में भी उनकी मांग खारिज हुई। इसके बाद कुलदीप कौर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मोहन सिंह की मृत्यु को पेंशन योजना की श्रेणी सी में मानते हुए असाधारण पेंशन देने का आदेश दिया। हालांकि डिवीजन बेंच ने बकाया भुगतान को रीट याचिका से पहले के 3 वर्षों तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद के परिवार को अपने अधिकार के लिए सालों तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। अदालत जाने में लगा समय न्याय पाने में बाधा नहीं बन सकता। अटॉर्नी जनरल आर
मणि ने बताया कि कुलदीप कौर को 14,28,200 रुपए जारी किए जा चुके हैं और 4,12,064 रुपए की अतिरिक्त बकाया राशि भी दी गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई 2000 से 12 जुलाई 2015 की अवधि के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत तय की है। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार को 5 अगस्त 2026 से 4 सप्ताह के भीतर ये राशि जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये राहत मामले के विशेष तथ्यों और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों, फर्जी कानून की डिग्रियों और कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने वकील राजा चौधरी की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल और उनसे कमाई करने के लिए किए जा रहे प्रसार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। ये याचिका 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्यवाही के बाद दायर की गई थी। उस दौरान अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम और कानूनी पेशे में पेशेवर मानकों में गिरावट को लेकर चिंता जताई थी। याचिका में कहा गया कि सीजीआई सूर्यकांत द्वारा अदालत में तत्काल हुई बातचीत के दौरान कॉकरोच को लेकर की गई कुछ रूपक टिप्पणियों को बाद में चुनिंदा हिस्सों में काटकर मीम के रूप में पेश किया गया, उनकी नकल की गई और व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया गया। याचिका के अनुसार इन टिप्पणियों को उनके संवैधानिक और प्रक्रियात्मक संदर्भ से अलग करके वायरल डिजिटल कंटेंट में बदल दिया गया। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य न्यायपालिका की आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य या संविधान के अनुच्छेद 19 उपधारा 1A के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करना नहीं है। इसके बजाय याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक कार्यवाही और टिप्पणियों का संगठित तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल, ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल, मौद्रीकृत प्रसार, मीम के जरिए विकृतीकरण और एल्गोरिथम के माध्यम से बड़े पैमाने पर डिजिटल कमोडिटी के रूप में प्रचार किया जा रहा है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर ज्यादा जानकारी देने इंडिया लीगल रिसर्चर अतुल्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। इस केस की हियरिंग सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बख्शी और जस्टिस वी मोहना के बेंच के सामने हुई, जहां सीजीआई सूर्यकांत ने लीगल प्रोफेशन में फेक लॉयर्स की एंट्री और स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल उठाया था। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ के सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की तुलना कॉकरोचेस से की थी। सीजीआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका कमेंट उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में था जो फेक डिग्रीज के थ्रू लीगल प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद उनके कमेंट को जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट से हटाकर मीम्स, सोशल मीडिया कंटेंट और मोनेटाइजेशन के लिए यूज किया गया था। सवाल ये है कि जजेस के कोर्ट रूम रिमार्क्स को कमर्शलाइजेशन या मोनेटाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। फेक एडवोकेट्स और फ्रॉडुलेंट डिग्रीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है। कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट, बीसीआई एंड सीबीआई को नोटिस जारी करके उनका रिस्पांस मांगा है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अस्थि अवशेष जापान से भारत लाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, ये याचिका नेताजी की बेटी अनीता पफाब ने दायर की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। याचिका में जापान के टोक्यो स्थित रेनकोजी मंदिर में रखे नेताजी के कथित अस्थि अवशेष और कलश को संरक्षित रखने तथा उसकी स्थिति में बदलाव न करने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक संवाद शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित करने और नेताजी के अस्थि अवशेषों को भारत वापस लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। इससे पहले नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू आशीष रे
ने भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा था कि नेताजी की बेटी, जो उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी है, उस याचिका में याचिकाकर्ता नहीं थी। इसके बाद अनीता पपाव की ओर से नई याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी 30 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की जमानत याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, आरोपी ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PV वराले की पीठ ने सहदेव ओरांव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामला आदिवासी लड़का राजू ओरांव नाम से संचालित बताए जा रहे एक फेसबुक अकाउंट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कहा जा रहा है कि इस अकाउंट के जरिए कल्पना सोरेन की तस्वीर के साथ अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की गई थी। पुलिस के मुताबिक ये पोस्ट 28 अगस्त 2025 को सामने आई थी। इसके बाद रांची साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने 29 अगस्त 2025 को अपने बयान के आधार पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सहदेव ओरांव को 6 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। तब से वो न्यायिक हिरासत में है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपी पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी और धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सहदेव ओरांव ने जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर राहत की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि नोटिस जारी होना आरोपी को जमानत दिए जाने का आदेश नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई राज्य सरकार के जवाब के बाद होगी। मुस्लिम पुरुषों को एक तरफा तलाक का अधिकार देने वाली तलाक अहसन समेत दूसरी व्यवस्थाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर से सुनवाई करेगी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। अगर सरकार की तरफ से या अन्य पक्षकारों की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया जाता तो भी 27 अक्टूबर से 10 मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में कोर्ट को बताया गया कि कुछ मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए वर्चुअल तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट का कहना था कि अदालत को सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कोर्ट को धार्मिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अगर धार्मिक मान्यताएं सीधे मानवाधिकारों को प्रभावित कर रही है तो फिर कोर्ट को दखल देना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार बेनजीर हीना समेत तलाक पीड़ित कई महिलाओं की याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से कई महिलाओं का आरोप है कि उनके पति ने उन्हें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तलाक भेज दिया। कुछ की शिकायत इस बात को लेकर है कि उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाते हुए उनके पति ने कोरे कागज पर उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक तो पहले खत्म कर दिया था, लेकिन 4 तरीके के तलाक अभी भी चल रहे हैं। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया। और ये जो 4 तरीके के तलाक अभी चल रहे हैं ये भी एकदम 3 तलाक जैसे ही हैं। ये भी चारों तरीके के तलाक व्हाट्सएप से हो रहे हैं, टेलीग्राम पे हो रहे हैं, ईमेल पे हो रहे हैं, चिट्ठी भेज के हो रहे हैं, रजिस्ट्री के ज़रिए हो रहे हैं, स्पीड पोस्ट के ज़रिए हो रहे हैं। इन्हीं को 10 मुस्लिम महिलाओं ने इसको चैलेंज किया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और नोटिस तो 2022 में इशू हो गया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पिटीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करके 27 अक्टूबर की डेट फिक्स कर दिया फाइनल हियरिंग के लिए। एडमिट करने का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार का जवाब आए चाहे ना आए, किसी और भी रिस्पोंडेंट का जवाब आए चाहे ना आए, अब इसके ऊपर फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी 27 अक्टूबर को। और 2 दिन की हियरिंग के बाद ये मुझे लगता है इस मैटर पे फाइनल जजमेंट के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि सभी जो मुस्लिम बहनें हैं जिनको अभी भी एक तरफा तलाक मिल रहा है और वो भी अलग अलग तरीके से तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन के रूप में वो ख़त्म होगा और देश की सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा
प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन होगा और सबका डिवोर्स अब फैमिली कोर्ट से ही होगा। फैमिली कोर्ट से होगा तो सबको गुजारा भत्ता भी मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ये मामला पूर्व नियोजित और जघन्य हमले के परिणाम स्वरूप हुई मौत का है और मुकदमे के दौरान अभी बड़ी मात्रा में साक्ष्यों की जांच होना बाकी है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की गिरफ्तारी से पहले उनके आचरण को लेकर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी हैसियत और प्रभाव को देखते हुए मुकदमे के नतीजे को प्रभावित करने की उनकी क्षमता में कोई जरूरी बदलाव सामने नहीं आया है। जस्टिस कौरव ने कहा, इन परिस्थितियों में ये अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित रखी गई स्वतंत्रता के तहत परिस्थितियों में वास्तविक बदलाव का मामला बनाया है। ना ही धारा 439 सीआरपीसी, धारा 483 बीएनएसएस के तहत नियमित जमानत देने के सामान्य मानकों पर वो राहत पाने का हकदार है, इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है। सुशील कुमार को 6 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि छत्रसाल स्टेडियम में देर रात हुई मारपीट के दौरान सागर धनखड़ को गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये विवाद कथित तौर पर संपत्ति विवाद से जुड़ा था। पुलिस ने सुशील कुमार को मामले में मुख्य आरोपी बनाया है और उन पर हत्या तथा आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को जमानत दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये राहत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता को लेकर चिंता जताई थी। अपनी नई जमानत याचिका में सुशील कुमार ने तर्क दिया कि उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है, क्योंकि सभी सार्वजनिक गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और सागर धनखड़ के परिवार की ओर से पेश वकीलों ने इस दलील का विरोध किया। अदालत ने माना कि मामले में अभी भी बड़ी मात्रा में सामग्री और साक्ष्यों की जांच ट्रायल के दौरान की जानी बाकी है। अदालत ने यह भी कहा कि सुशील कुमार की सामाजिक और सार्वजनिक हैसियत को देखते हुए गवाहों तथा मुकदमे की निष्पक्षता को लेकर पहले उठाई गई चिंताएं अब भी प्रासंगिक है। सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता आरएस मलिक, साहिल मलिक, ममता आदित्य सोलंकी, वंशक जैन, केशव भारद्वाज, रोहित कुमार दलाल और अभिषेक कुमार पेश हुए। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रघुविंदर वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं सागर धनखड़ के परिवार की ओर से अधिवक्ता जोगिंदर तुली, जोशिनी तुली, तानिया कुरैशी और कोमल झा पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट रनडाउन में बस इतना ही। धन्यवाद। India Legal presents Courts Roundup.